रियान तंग कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कॉपी भर गई? अभी भी पेज बच गए क्या? भाई यार ढंग से लिखा कर, छोड़ा कर मत, जो चीज लिखवा दो वो लिखा कर। फिर भी यार 2 चैप्टर खत्म हो गए उन तो। हाँ वही तो मैं कह रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखो, इधर देखे सारे बच्चे, हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज जो हमारी बुक के अंदर सिंगेस के अंदर एक्चुअली 2 चैप्टर के नाम से है वो आपका। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसको एक बोलते हैं एओडी। अभी हमने एमओडी खत्म किया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर तरीके से 4 चैप्टर आते हैं आपके, ठीक है ना। सबसे पहला जो चैप्टर आता है, चैप्टर तो क्या बोले, आर्टिकल जो आते हैं, सबसे पहला आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या आता है बच्चों आपका? टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका आएगा। सेकंड वन आता है बच्चों आपका रेट मेजरमेंट आता है। क्या आता है? रेट मेजरमेंट, ठीक है। तीसरा जो आता है बच्चों वो आता है मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तीसरा जो आता है, चौथा जो आता है बच्चों वो आता है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली ये मेजर तरीके से 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं आपके, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा होता है, ठीक है। रेट मेजरमेंट तो हल्का सा आर्टिकल है, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में आर्टिकल आपका खत्म हो जाता है, ठीक है ना। रेट मेजरमेंट, राइट, ठीक है। रही बात रेट मेजरमेंट की बात रही, ठीक है, आजकल जेई मेंस से क्वेश्चन आते ही नहीं। टेंजेंट और नॉर्मल जो है अपने जेई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया है, इवन बोर्ड के सिलेबस में भी आपका ये नहीं है। टेंजेंट एंड नॉर्मल की अगर हम बात करें तो मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वे में कि मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा एंड मिनिमा ही अपने सिलेबस के अंदर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इन 2 को ले रखा है। आप 6वां चैप्टर देखिए, इन 2 को कंसीडर कर रखा है उन्होंने, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। बट ये एक ही चैप्टर का पार्ट होता है आपका, ठीक है। मैं फिलहाल आपको मोनोटोनिसिटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? मैं आपको मोनोटोनिसिटी पढ़ाऊंगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी आपको पढ़ाऊंगा। बट कब पढ़ाऊंगा? ये दोनों आर्टिकल आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ना मैंने टेस्ट में डाल दिया है। इस चीज को ध्यान रखते हैं कि ये जेईई मेंस के सिलेबस में आपका, तो हालांकि सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल ही पढ़ाते हैं। इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत जगह ये काम आता है। वैसे इन केस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर इक्वेशन बनाना या कुछ करना, टेंजेंट नॉर्मल बहुत काम आता है आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो बस अब जो हमारा संडे को टेस्ट होने वाला उसके हिसाब से अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, उसको ध्यान में रखते हुए। पर टेंजेंट नॉर्मल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 4 आर्टिकल इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजरमेंट, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप लोग हेडिंग तो डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हेडिंग डाल करके उसमें सबसे पहला पॉइंट डालिएगा मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमारे 4 जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर एडवांस के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, और मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये बात मान के चलिएगा। मेंस के अंदर मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पक्का श्योर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे। बट मोनोटोनिसिटी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। हल्का सा टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है ना।
मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं। मोनोटोनिसिटी का अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूं तो मतलब मोनोटोनिसिटी का बेसिक मतलब होता है कि क्या, जिसका डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, जो सिंगल स्टैंडर्ड पर टिका रहता है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी बात को तो नहीं बदलता। बेसिक बेसिक मतलब बता रहा हूं आपको। कभी मैंने आपके सामने ये कहा, आप गायब, कोई और आया उसके सामने कुछ और कह दिया, तो दिस इज नॉट मोनोटोनिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जनरली लोगों के बिहेवियर में भी ये देखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना? तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि एक ही फॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर कोई चीज है तो वो है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। ये इसका बेसिक मतलब होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? इंक्रीजिंग, या फिर किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? कि इंक्रीज करना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना। बट उससे पहले एक बात को समझिएगा कि हम लोगों ने स्लोप पढ़ा है, स्लोप स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है ना? स्लोप जो होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? एम से रिप्रेजेंट करते थे। और ये आपका किसके बराबर होता था बच्चों? आपका टेन थीटा के बराबर होता था। और इसका जो इंक्लिनेशन लेते थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? यहाँ पर जो स्लोप होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? dy ओवर dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। शायद मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर मैं बोलूं dy ओवर dx, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy ओवर dx को आप डिफरेंशिएशन की नजरों से मत देखो इसको। dy ओवर dx क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इसको डील करेंगे, ठीक है ना? अब मोनोटोनिसिटी में क्या होता है कि इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग यहाँ पे डिक्रीजिंग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग करते हैं, राइट? ठीक है ना? जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, उसको इंक्रीजिंग बोले। बस समझ में आया कि नहीं आया? राइट? ठीक है? अगर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घटनी चाहिए, ठीक है? यानी कहने का मतलब यह है कि कोई फंक्शन है, इस प्रकार से आप कोई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है? ये आपका x इक्वल्स टू ए है, और ये क्या बच्चों आपका x इक्वल्स टू कितना बच्चों? आपका a प्लस एच है। x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कितना बच्चों? आपका f ऑफ a है। और x इक्वल टू a प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू मान लेते हैं कितना बच्चों? आपका f ऑफ a प्लस एच है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आपका जो a प्लस एच है वो ग्रेटर देन क्या बच्चों? आपका a है, ठीक है? तो a प्लस एच पर आप देखोगे कि f ऑफ a प्लस एच जो है ये किससे ग्रेटर आ रहा है? आपका f ऑफ a आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं कि इफ x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है ना, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी फंक्शन का डोमेन है x1 x2 सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर x1 x2 से ज्यादा है तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर, वो भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए कि f ऑफ x1 क्या होना चाहिए? f ऑफ x2 से ज्यादा होना चाहिए। तो फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। विल बी क्या होगा बच्चों? आपका इंक्रीजिंग होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों? आपका इंक्रीजिंग होगा। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है? अब इंक्रीजिंग भी दो प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है ना? एक तो सिंपल इंक्रीजिंग बोलते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना? इंक बोल लेता हूं पहले। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा फील आ रहा है क्योंकि चैप्टर को मैंने बीच में से उठाया है। इसको टेंजेंट नॉर्मल से उठना चाहिए था ये चैप्टर आपका।
थोड़ा सा लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है। तो अब बताओ मोनोटोनिसिटी से आप क्या समझे, मतलब अगर मोनोटोनिसिटी की बात करें तो मन में क्या आएगा तुम्हारे विचार? फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का मतलब तो समझते होंगे, इंक्रीज करना। डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज करना। तो बस पूरे चैप्टर में यही कहानी चलेगी आपकी। देन फंक्शन विल भी क्या आएगा बच्चों आपका? इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इंक्रीजिंग भी दो टाइप का होता है बच्चों आपका। एक तो सिंपल इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा पहले डिक्रीजिंग पढ़ लेते हैं, फिर इंक्रीजिंग की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग। या ऐसे ही पढ़ लें, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका नॉन डिक्रीजिंग और होता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। यहां पर देखो आप लोग, नॉन डिक्रीजिंग की बात करते हैं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बताओ एक बार। नॉन डिक्रीजिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके सामने कि फंक्शन डिक्रीज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पर कांस्टेंट हो जाए फंक्शन, इस प्रकार से बन जाए आपका फंक्शन। देखो नॉन डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, कि इस तरीके से गया आपका, फिर इस तरीके से फ्लैट हो गया और फिर इस तरीके से चला गया। आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है आपका, जैसे ये x2 हो गया, ये क्या हो गया आपका x1 हो गया, राइट। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया बच्चों आपका x3 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं क्या x4 मान लेते हैं, राइट। यहाँ पर क्या मान लेते हैं बच्चों x5, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं बच्चों x6 मान लेते हैं। आप देख रहे हो कि भाई x2 ग्रेटर देन क्या बच्चों आपका x1 है, तो फंक्शन की वैल्यू x2 पर फंक्शन की वैल्यू x1 से क्या बच्चों ज्यादा है। ये तो आपको पता लग रहा है, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट आप देखिए एक जगह पर जाकर के एक फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब कि इन सारी वैल्यूज के यहां से लेकर के यहां तक जितनी वैल्यूज एक्स की उनके लिए फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से आगे फिर फंक्शन वापस से बढ़ने लग गया। इसका मतलब फंक्शन पहले से इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया फंक्शन थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस से क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो इसको हम इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको नॉन डिक्रीजिंग ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डिक्रीज ना करे। नॉन डिक्रीजिंग के बाद कौन कौन से वर्ड बचते हैं आपके? इंक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो इस सिचुएशन आप देखिए, आप यहां पर देखो x3 बराबर कितना बच्चों आपका, यहां पर क्या x3 बराबर, सॉरी x3 ग्रेटर देन क्या बच्चों आपका x4 है। बट आप देखोगे कि f ऑफ x3 बराबर कितना आ रहा है बच्चों आपका f ऑफ x4 आ रहा है। फिर आपका x6 ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों आपका x5 हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी बढ़ गई, यानी कि वैल्यू बढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो फंक्शन क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। एक होता है आपका इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है आपका। क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल देता हूं, या क्या बोले इसको, इसको बोल देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दूसरा नाम होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और इसको बोल देते हैं सिंपल इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहा है वो आपसे, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीज किया, वो आपका फ्लैट भी हो सकता है, फिर इंक्रीज, मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात है नॉन डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, वो फ्लैट भी नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली बोलो या मोनोटोनिकली बोलो, मोनोटोनिकली मतलब एक जैसा बिहेव शो कर रहा है वो आपका। अगर वो इंक्रीजिंग है तो फिर मोनोटोनिकली का मतलब कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है, फिर कंसिस्टेंटली आपका इंक्रीज कर रहा है वो आपका। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब फ्लैट नहीं होगा इसमें ग्राफ, सेट ऑफ पॉइंट्स पर आपका एकदम कांस्टेंट नहीं होगा आपका। बात समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ कि मतलब ऐसे ही जाएगा फिर आपका। क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, अब
देखो ये तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई कि भाई इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब थ्योरेटिकल हो गया आपका, ठीक है। मैथमेटिकली सर हम कैसे बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सोले पहले। ठीक है, झूठ मत बोला कर। अरे फिर यार गजब कर रहा है तू। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट पर। अच्छा मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि सर मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा इंक्रीजिंग को देखो ध्यान से। इंक्रीजिंग में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर आप लोग, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये स्लोप कैसा बना रहा है, मतलब ऐसे थीटा बन रहा है आपका, मतलब ऐसे बन जाएगा ना आपका, इस तरीके से आपने थीटा बनाते थीटा वन मान लो। और जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा तो ये थीटा टू हो जाएगा फिर आपका। अरे इधर देखो, और जैसे ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा थ्री हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो कि जो थीटा टू है वो ग्रेटर देन थीटा वन है इंक्रीजिंग में? देखो आप, क्या थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है क्या? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थीटा टू क्या है बच्चों आपका, थीटा वन है। यानी कि यहां पर क्या होगा बच्चों आपका, टेन थीटा टू ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों आपका, टेन थीटा वन आएगा। यही बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है आपका, डीवाई बाई डी एक्स होता है आपका, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो थीटा बढ़ रहा है तो डीवाई बाई डी एक्स भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। और हर एक पॉइंट पर अगर आप डीवाई ओवर डी एक्स निकालोगे, ठीक है ना, अगर आप हर एक पॉइंट पर डीवाई ओवर डी एक्स निकालोगे तो डीवाई ओवर डी एक्स कैसा आएगा आपका, मतलब एक्यूट एंगल ही बनेगा आपका। ध्यान से देखो, जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो आपका एंगल कैसा बनेगा, आपका एक्यूट ही बनेगा ना आपका। समझे कि नहीं समझे बात को? यानी कि डीवाई ओवर डी एक्स कैसा रहेगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन जीरो। जब फंक्शन इंक्रीज होगा आप देखेंगे इसी प्रकार से होता है ना आपका, इंक्रीजिंग ऐसे तो जाता है आपका। तो जब किसी पॉइंट को पकड़ो वहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या बनाएगा आपका, एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहाँ पर भी क्या बना रहा है आपका, एक्यूट एंगल बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है आपका, इस तरीके से एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में टेन थीटा आपका क्या रहेगा, टेन थीटा आपका क्या रहेगा, जब थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। और टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा तो टेन थीटा का मतलब होता है डीवाई ओवर डीएक्स। डीवाई ओवर डीएक्स क्या होगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? जो सिंपल इंक्रीजिंग का जो केस होता है, सिंपल छोड़ो, वैसे सिंपली मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ। इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग की बात करें तो आपका जो थीटा है वो तो सर एक्यूट होगा। क्या होगा बच्चों आपका, एक्यूट होगा, ठीक है ना। टेन थीटा भी सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा इसके अंदर, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट सर कभी कभी क्या होता है आपका, थीटा जीरो बन जाता है इसके अंदर, या 180 बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बन जाता है थीटा जीरो, फिर क्या बन जाता है बच्चों आपका 180 बन जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होगा, और ये भी हो सकता है कि टेन थीटा क्या बन जाए बच्चों आपका, जीरो बन जाए आपका। तो इसका मतलब हुआ कि डीवाई ओवर डीएक्स क्या हो गया बच्चों आपका, डीवाई ओवर डीएक्स पॉजिटिव हो गया। और इसका मतलब क्या होगा बच्चों आपका, डीवाई ओवर डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो डीवाई ओवर डीएक्स क्या आएगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका, जीरो आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि डीवाई ओवर डीएक्स क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे बोला गया सिंपली नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोला गया तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डीवाई ओवर डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन देगा आपको मैथमेटिकल, और आपसे बोलेगा कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डीवाई ओवर डीएक्स निकालना पड़ेगा, फिर डीवाई ओवर डीएक्स के साइन को देखना पड़ेगा, कहां पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और कहां पर आपका लेस देन जीरो आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो क्या आपको ये लिखवाना है ये चीज, कि आपको थ्योरेटिकली मतलब मैथमेटिकली आप चीजों को समझ चुके हो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको छाप लो, तो लिख लो इसको। टाइम हो गया, और कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने।
जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा थीटा 100% क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन केस में इंक्रीजिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक्स बढ़ा रहे हो, फंक्शन का वैल्यू बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए इसके से। और जैसे थीटा ऑब्टूस हो जाएगा, सोच के देखो थीटा ऑब्टूस कैसे होगा, जब घूम के ग्राफ ऐसे जाएगा, जो थीटा ऑब्टूस होगा, और आप देखो जब घूम जाएगा तो हल्का सा घूम जाएगा, तो एक्स बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, इतना चले। क्या कह रहे हो? देन फंक्शन विल इंक्रीज। हाँ, एक्स थ्री इक्वल टू एक्स फोर है, नहीं एक्स थ्री ग्रेटर देन एक्स फोर ग्रेटर देन एक्स थ्री आएगा। नहीं एक्स थ्री यहाँ की बात कर रहे हैं ना आप लोग, एक्स फोर तो एक्स थ्री से ज्यादा ही है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल वापस से स्टार्ट करेंगे शुक्र। होमवर्क देता हूँ मैं। सीक्वेंशियल सीरीज में कर लेना आप लोग 20 से 30, और डिफरेंशिएशन में कर लेना आप लोग 20 से 35 कर लेना, 25 क्वेश्चन बहुत है। ये किसका है हमारा?